जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 4 का चैप्टर 2 का पार्ट 2, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का है। चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पेपर वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट है, पेपर 1 का प्लेलिस्ट अलग है, पेपर 4 का प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, आइए उसको देखते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम भी वीडियो बना सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4 है ये, जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये भाग 1 है। जैसा कि आपको मालूम है इसमें 2 भाग है, एक भाग है जनसंख्या का, दूसरा भाग है पर्यावरण का। ठीक है, एक पॉपुलेशन एंड दूसरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का भी दूसरा पार्ट है, क्योंकि चैप्टर इसमें लंबे लंबे हैं, ज़्यादा बड़े, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर नहीं है, लेकिन जो भी चैप्टर है बड़े बड़े हैं। हम उनको 2-2 पार्ट में एक एक बारीकी से सारे क्वेश्चन को लेते हुए चल रहे हैं। आप इसका वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो इस चैप्टर का कोई भी अगर एमसीक्यू कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से हम बताए हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को उठाए हैं। ये नहीं कि सारे चीज़ों को उठा लें, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को उठा के हम आपके सामने देंगे, इसलिए वीडियो पे पूरा बने रहिए, लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विटामिन की हमें क्यों हो देखिए यहाँ पहला ही लाइन मिस्टेक हो गया। विटामिन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये है। ठीक है, इसके पहले तक हम लोग देखे थे शरीर के जो पोषक तत्व हैं क्या क्या है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के बाद था खनिज लवण, विटामिन, उसके बाद है ये फाइबर। ठीक है, तो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये देख लिए थे, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा देख लिए थे, खनिज लवण भी देख लिए थे। अब हमें विटामिन शुरू करना था, तो विटामिन यहाँ शुरू करें। तो यहाँ क्वेश्चन है विटामिन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, विटामिन की हमें आवश्यकता, तो यह शरीर को निरोग रखने, जैसे कि हम शुरू में बताए थे कि विटामिन और खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं, ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं। हमें एनर्जी देता है 3 ही चीज़, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और वसा, यही 3 चीज़ से एनर्जी मिलता है। बाकी ये दोनों चीज़ें जो हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज लवण, ये हमारे शरीर के अन्य कामों में ज़रूरत पड़ता है। ऐसा तो नहीं केवल एनर्जी चाहिए, एनर्जी के अलावा और भी काम शरीर में होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरत होता है। जैसे विटामिन से हमें क्या होता है, विटामिन हमें शरीर को निरोग रखने में काम देता है, निरोग रखने। जैसे आँख को निरोग रखना है तो विटामिन ए, चमड़े को निरोग रखना है विटामिन सी, स्कर्वी जो बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, वैसे ही हड्डियों को मजबूत रखना है तो खनिज लवण चाहिए, कैल्शियम। खनिज लवण में भी बहुत सारा खनिज लवण अपने शरीर को चाहिए, तो उसमें कैल्शियम जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है, तो हमें निरोग रखना है तो विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे ब्लड कहीं कट गया, ब्लडिंग हो रहा है और रुक नहीं रहा, विटामिन के रहेगा तो रुक जाएगा, वहाँ थक्का जमाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है विटामिन की। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसमें भी सबसे जल्दी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट और सबसे बाद में एनर्जी देता है वसा। मीन्स कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों साथ में है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगा हमें, फिर हमें मिलेगा एनर्जी वसा से। ठीक है, फैट, वसा को फैट बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यह शरीर को निरोग रखने में सहायता करता है, निरोग रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जनरली हम लोग तो जो यूज होता है वही जान रहे हैं, लेकिन विटामिन वैसे 15 प्रकार के होते हैं। अभी तक के 15 प्रकार के विटामिन का पता चला है। इसमें से प्रमुख है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन हैं, 15 टाइप के हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक विटामिन का क्या क्या यूज है, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ मिलता है। तो विटामिन ए का क्या कार्य है? देखिए विटामिन ए का कार्य है, यह शरीर की वृद्धि करता है तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग ये याद रखेंगे कि विटामिन ए मतलब आँखों को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी मतलब
रात में नहीं दिखता है, दिन में दिखता है, एक बीमारी है। और विटामिन ए की कमी होगी, जिनको आँख का रोशनी कमज़ोर है, विटामिन ए खाते रहें तो उनका आँख स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है। अगला है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किन किन चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे आपको मालूम होगा गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। देखिए ऐसा नहीं कोई खाने वाले चीज़ में कोई एक ही चीज़ मिलता है, कई ऐसे सारे चीज़ हैं जो कि उसमें बहुत सारा मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ज़्यादा रहता होगा। जैसे गाजर है तो गाजर में विटामिन ए ज़्यादा होता है। गाजर, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि, ये सब में क्या है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन बी आ गया, एक देख लिए। यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों से बचाता है तथा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तंत्रिका तंत्र मालूम है, ये है जो आपका नर्वस सिस्टम है। जैसे हमको कोई चींटी काटता है तो हमें तुरंत हमारे माइंड में खबर आता है कि पैर में या कहीं भी चींटी काटा है, तो ये कौन करता है, ये काम तंत्रिका तंत्र करता है। जो अपने शरीर के अंदर जाल बिछा हुआ है तंत्रिका तंत्र का, उससे हमको पता चलता है कि कहीं, जैसे मान लीजिए पैर में हम चल रहे हैं, पैर हमारा कहीं मान लीजिए पैर जल गया, पैर जलेगा तो हमारे दिमाग तक खबर आएगा कि भाई पैर में गर्मी महसूस हो रहा है, क्या बात है, देखो जल्दी क्या है। तो कौन खबर देता है, तंत्रिका तंत्र खबर लेके आता है दिमाग तक, फिर दिमाग उसको रिप्लाई देता है कि भाई गर्मी लग रही है, मतलब जल रहा है, इसको जल्दी से हटाओ। तो फिर वहाँ से दिमाग वापस तंत्रिका तंत्र लेके आता है उस खबर को और पैर को आदेश देता है कि भाई खींचो इसको बाहर जल्दी। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम काम करता है, खबर तंत्रिका तंत्र लेकर दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग मतलब शरीर के जो बाहरी अंग है, बाहरी अंग मतलब कोई भी अंग जो, तो उसमें अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो खबर दिमाग तक जाएगा, दिमाग उसको रिप्लाई देगा कि भाई ऐसे करो, तो उसका फिर वापस खबर वहाँ तक आएगा कि भाई ऐसे करना है, दिमाग ऐसा बोला है, और उसका अमल करेगा। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र का काम हो गया सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है। जैसे हाथ है, हाथ कहीं जल रहा है तो तुरंत दिमाग उसको कहेगा कि हाथ वापस खींचो। ठीक है। वैसे तंत्रिका तंत्र बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल है इसमें। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, क्या है, कौन कौन। तो यहाँ पे हमें केवल ये देखना है कि विटामिन बी जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों से बचाता है तथा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। विटामिन सी में देखते हैं, विटामिन सी का क्या कार्य है। विटामिन सी का कार्य है, यह दांतों में मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। दांतों में मसूड़ा मतलब मसूड़ा को स्वस्थ रखता है विटामिन सी। रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। रक्त वाहिनी को स्वस्थ रखना, जो रक्त वाहिनी जिसमें रक्त बहती है उसको स्वस्थ रखता है। संक्रमण रोगों से रक्षा करना, संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कोविड-19 में सबसे ज़्यादा लोग विटामिन सी का सेवन कर रहे हैं, ताकि विटामिन सी शरीर में रहेगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। ठीक है। तो विटामिन सी का लोग सेवन कर रहे थे, तो यह क्या है, संक्रामक रोगों से रक्षा करने में सहायक है। ठीक है। आपको विटामिन सी अगर खाएंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि विटामिन सी संक्रामक रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है तथा स्कर्वी से भी यह रक्षा करता है। स्कर्वी भी एक बीमारी है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ क्या खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा। ये रसदार फल, टमाटर जो खट्टा चीज़ लगे, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, हरा मिर्च, इसमें भी विटामिन सी होता है। ठीक है। रसदार फल में भी आप इसको नेचुरल विटामिन सी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर कोरोना फिर से बढ़ता है तो आपको बाहर से टैबलेट लेना पड़ेगा। ज़्यादा दिन अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विटामिन होने से भी नुकसान है। ऐसा नहीं है कि विटामिन सी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है तो विटामिन सी ही पूरा एक बाल्टी पी लिए, ऐसा नहीं है। इसका भी एक लिमिट है, एक लिमिट में सेवन करना चाहिए, और इससे ज़्यादा होने पर भी बीमारी होता है। जैसे वो बोले ना कि अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, कैसे है ना वो दोहा रहमान, कैसे है कि ज़्यादा धूप भी होना नहीं चाहिए, ज़्यादा छाँव भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा बरसना चाहिए, ना ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ज़्यादा चुप रहना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ में अति आ गया तो समझ जाइए कि नुकसान होना है। तो ये अति नहीं करना है। विटामिन सी अगर हमको बचा रहा है संक्रमण रोगों से, तो उसको एक लिमिट में ही लेना है, ज़्यादा होने पर भी दिक्कत है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का क्या कार्य है। विटामिन डी का कार्य देखिए, हड्डियों
की कमजोरी को दूर करना, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, मतलब हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्वस्थ रखता है हड्डियों को, वृद्धि करता है हड्डियों का, दांतों को मजबूत बनाता है विटामिन डी। ठीक है, मतलब विटामिन डी, डी मतलब हो गया समझिए जो भी कठोर चीज़ है ना उसको ये हेल्दी करता है, हड्डी हो गया, दांत हो गया, ठीक है, उसको स्वस्थ रखता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है, मीन्स क्या क्या हम खाएँ तो विटामिन डी हमें मिल सकता है। तो देखिए विटामिन डी हमें मिलेगा सूर्य की किरणों से। सुबह सुबह लोग बोलते हैं ना कि सूर्य के किरण को लेना चाहिए, जो सुबह की गर्मी होती है, सूरज का जो रोशनी आता है उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है, तो सुबह सुबह धूप सेकिए, ठंडी में भी, ठंडी में तो सेकना ही है, गर्मी में भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सूर्य की किरण में होता है विटामिन डी, ताज़ा फल में होता है, सब्जी, अंडा, दूध इत्यादि में विटामिन डी होता है। ठीक है, जो भी सफ़ेद चीज़ है उसमें भी विटामिन डी होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी चीज़ें, ठीक, ताज़ा फल, दूध, अंडा, सब्जी, हरा सब्जी, सूर्य की किरण। ठीक है, हरा सब्जी तो समझ लीजिए कि हर चीज़ उसमें होता है, तो ऐसा मत सोचिए कि सब में हरा सब्जी है, हरा सब्जी, फल, ये सब में हर चीज़ रहता है, कोई चीज़ किसी फल में कोई चीज़ ज़्यादा होता है, किसी फल में कोई चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, और ताज़ा फल में हर चीज़ मेंटेन रहता है, जैसे जैसे फल सूखते जाता है उसकी विटामिन और वो जो भी फायदे वाले चीज़ हैं कम होते जाते हैं। ठीक है, ये विटामिन ई का क्या कार्य देते हैं। विटामिन ई का कार्य क्या है, यह जनन तंत्र को स्वस्थ रखता है, जो जनन तंत्र है अपना जो भी शरीर का वो उसको स्वस्थ रखता है, उसको हेल्दी करता है। ठीक है, विटामिन ई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अंकुरित अनाज, गेहूँ, दूध, अंडा, फल, मक्खन, हरी सब्जियाँ इत्यादि। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट आजकल ज़्यादा ही हो जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में आजकल वीडियो बनाने का सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट बनाएं, क्योंकि कंटेंट दें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, बहुत कम है, समझ जाइए कि अब 1 महीना से भी कम रह गया है, 1 महीना के आसपास मान के चलिए, फिर फार्म वार्म भराएगा, उसके बाद मतलब 15-20 अगस्त के आसपास मान लीजिए कि एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग अपना तैयारी भरपूर करिए, जहाँ तक हो सकता है हम भी अपना पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दें। अब उसी के चक्कर में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जा रहा है, तो उसके लिए भाई सॉरी, अगर आप लोग इसको अन्यथा आप लोग मत लीजिए। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है गेहूँ, उसके बाद कुछ और है जो कि मिसप्रिंट होकर कुछ और लिख दिए हम। ठीक है, तो ये मान के चलिए अंकुरित अनाज, गेहूँ, दूध, अंडा, फल, मक्खन, हरी सब्जियाँ इत्यादि में विटामिन ई होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विटामिन के क्या कार्य हैं। तो यह रक्त स्राव को रोकता है। विटामिन के देखिए यहाँ हिंदी में के लिखा गया है, विटामिन के का क्या कार्य है, विटामिन के यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो विटामिन के का कार्य रक्त स्राव को रोकता है, जैसे कहीं से ब्लडिंग हो रहा है, विटामिन के आपके शरीर में प्रचुर है तो उसको जाम कर देगा, ब्लड को बहने नहीं देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन के किन किन चीज़ों में पाया जाता है। यहाँ विटामिन के है, के, ठीक है ना, यहाँ के हिंदी का ग्रामर वाला के नहीं है, विटामिन के किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो विटामिन के देखिए, यह पालक, साग, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलजम, टमाटर, देखिए जोकर लिखा गया, जोकर नहीं है, यहाँ कुछ और है। ठीक है, आदि में पाया जाता है। ठीक है, पालक, साग, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलजम, टमाटर में भी मटर हो या कुछ और हो। ठीक है, उसको हटा दीजिए, अब जल्दीबाजी में हो जा रहा है मिस्टेक, हम भी सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। जल, पानी जो है ना, क्या क्या चीज़ होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, H2O जिसका नाम है। तो यह इसमें 1 भाग हाइड्रोजन होता है, 2 भाग ऑक्सीजन। H2O देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, H2O। H2 मीन्स हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन O 1 है, H2O लिखते हैं ना, H2O ये होता है ना, ये देखिए H2O। तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है ना, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 भाग होता है, ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। यहाँ मिसप्रिंट है तो आप उसको मिसप्रिंट पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
रुक्षांश या फाइबर का क्या काम है? रुक्षांश इसका नाम है, या फाइबर भी बोलते हैं लोग, तो फाइबर ज़्यादा फेमस नाम है। तो इसका क्या काम है? ठीक है, तो फाइबर का काम है यह भोजन के पाचन तथा आंतों की गति के लिए आवश्यक है। आंतों की गति, जैसे आंत है ना शरीर के अंदर जो भी है आंत, तो वो एक जगह ऐसे स्थिर नहीं होता है, ऐसे 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 घूमते रहता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहता है। ठीक है, तो उसके लिए फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खाना भी जैसे हम जहाँ खाते हैं, तो ये जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप मीन्स ग्रासिका, ये भोजन की जो नली है, तो इसमें भी खाना ऐसे नहीं कि खाए और टक से नीचे चला गया, गिर गया पेट में। वो ऐसे ऐसे संकुचन करके आगे बढ़ता है। एक कवर, एक जैसे एक निवाला लिए तो आगे बढ़ा, ऐसे फूला पचका, फूला पचका, ऐसे ऐसे निवाला आगे गया, फिर ये पचका रहेगा, फिर फूलेगा तो फिर वो आगे जाएगा, फिर इधर से दूसरा आएगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए इसमें ऐसे ऐसे करते हुए पेट में आता है। यानी कि ऐसे लिया और टक से ऐसा आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये संकुचन करते हुए बढ़ता है। तो ये सब संकुचन वगैरह किससे होता है? फाइबर वगैरह, इसे वो हेल्प करता है उसमें। ठीक है, संकुचन करके उसको आगे बढ़ाने में। तो यह भोजन का पाचन तथा आंतों की गति के लिए आवश्यक है। ठीक है, वैसे ही आंतों की गति, आंतों में भी ऐसी ही गति होती है, फूलता पचकता ऐसे 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 करके जाता है। ठीक है, तो उसमें ये हेल्दी रहता है। और फाइबर का और भी काम है, आंतों का सफाई भी करता है। जैसे फाइबर क्या है? रेशेदार चीज़ जो है ना, वही है फाइबर, जो भी रेशेदार चीज़ है, जैसे मक्का खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, तो उसमें भी फाइबर होता है। तो सब क्या है, आंतों के सतह पे जो भी चिकनी चीज़ें या कोई भी चीज़ जमा होता है, तो धीरे धीरे एक तरह से समझिए कि झाड़ू मारने का काम करता है आंतों के अंदर। तो जो रेशेदार चीज़ है ना, आंतों के अंदर से गुजरता है और उसके सतह के जो भी चिकनी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको निकालते हुए लेके निकल जाता है। ठीक है, तो ये है फाइबर का काम। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूरा देखेंगे तो पूरा ही आपको फ़ायदा होगा, आधा देखेंगे तो आधा फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, जो जितना देखेगा उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पूरा बने रहिए, पूरा देखिए और लाइक करते रहिए। लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि अभी टाइम कम है तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए। तो पूरा या तो बुक पढ़िए, या तो बुक का निचोड़ हम आपको दे रहे हैं, वो चैप्टर वाइज आप लेते रहिए। ठीक है, तो उसको आप लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पास हो जाएं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, जनसंख्या वृद्धि का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि पर स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ना तो चाहिए। क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जनसंख्या वृद्धि से का कुप्रभाव स्वास्थ्य की सेवाओं की उपलब्धि पर पड़ता है। स्वास्थ्य की जो सेवा है उसके ऊपर पड़ता है। जैसे मान लीजिए 100 लोग की जनसंख्या, वहाँ एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ 100 की बजाय 5000 जनसंख्या हो गई, बढ़ गया जनसंख्या, और हॉस्पिटल वही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को परेशानी होगा। जो पहले डॉक्टर आसानी से देख लेते, तब वहाँ लाइन लगाना होगा, हो सकता है किसी का नंबर आ जाए, किसी का हो सकता है कल आए। तो जनसंख्या वृद्धि होने से स्वास्थ्य की जो सुविधा मिल रही थी, जो सेवा मिल रहा था, उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी को इमीडिएट ज़रूरत है, पता चला कि उसका नंबर ही नहीं लगा, लाइन ही नहीं मिला, तो फिर तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कुप्रभाव स्वास्थ्य की सेवाओं पे पड़ता है जनसंख्या। और जनसंख्या ऐसा चीज़ है कि जनसंख्या बढ़ना हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में नुकसान ही देता है। कोई कहीं भी कोई चीज़ होगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? अब देखिए, अब क्वेश्चन आ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या वृद्धि से हर एक चीज़ पे आएगा कि फलाने पे क्या प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो अब जनसंख्या वृद्धि पर देख रहे हैं। अभी हमारा पोषण तत्व का ख़त्म हो गया, क्या क्या था जो, ये सारा चीज़ उसमें हम बता दिए। ठीक है, बाकी आधा पहले वीडियो में बताएं, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बारे में, खनिज लवण के बारे में मेरा पहला वीडियो देखें। अब इसमें एक विटामिन बच गया था, तो इसमें विटामिन शामिल कर दिए थे, विटामिन हो गया इसमें। अब जनसंख्या वृद्धि पे आ गए। जनसंख्या, क्योंकि हमारा भाग वही है, चैप्टर ही वही है, जनसंख्या के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है, जनसंख्या के बारे में पढ़ने के लिए ही अब उसमें वो बताया गया था, प्रोटीन वगैरह के जो पोषक तत्व हैं, कि वो सब अच्छा रहेगा तो जनसंख्या अच्छा माने बढ़ेगा, मतलब मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसलिए उसको हम लोग पढ़े थे। अब इसमें है जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम अभी एक लाइन क्या बताएं कि जनसंख्या वृद्धि हर चीज़ के लिए नुकसान, तो पर्यावरण के लिए भी नुकसान। क्या होगा पर्यावरण में? प्रदूषण होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रदूषण, मैंने पर्यावरण को प्रदूषण करेगा। जितना ही ज़्यादा जनसंख्या उतना ही ज़्यादा प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कारण है, किस वजह से जनसंख्या बढ़ सकता है या किस वजह से घट सकता है। कारण है, देखिए कारण क्या है। मेन कारण ये है भोजन, ऊर्जा, वायु, आवास। आइए देखते हैं एक एक करके क्या है।
भोजन, अगर मान लीजिए कहीं भोजन ही ना रहे तो जनसंख्या वहाँ बढ़ सकता है? कोई पैदा भी होगा तो मर जाएगा बेचारा, क्यों? भोजन ही नहीं मिलेगा। तो भोजन एक अच्छा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। अगर कहीं प्रचुर मात्रा में भोजन मिल रहा है तो वहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे, जो मरेंगे कम, ठीक है। भोजन मिला, कहीं भोजन ही नहीं है तो भूखे ही मर जाएगा ना। तो भोजन एक जनसंख्या वृद्धि का बहुत ही अच्छा कारण है। दूसरा ऊर्जा, देखिए भोजन मिलेगा तब तो ऊर्जा मिलेगी, तो भोजन नहीं है तो ऊर्जा भी एक अच्छा कारण हो गया कि कहीं ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। यहाँ जहाँ ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है वहाँ जनसंख्या बढ़ने की ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि भोजन से ऊर्जा मिले। इसके अलावा भी ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य का प्रकाश कहीं मिल ही नहीं रहा, तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा वहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा तो मनुष्य खाएगा क्या? तो वहाँ भोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। वायु तो आप लोग भाई पूरा जानते हैं क्यों वायु जरूरी है। वायु नहीं रहे तो आदमी एक मिनट भी ना रह पाए। अगर कहीं वायु नहीं है, जैसे चंद्रमा है जहाँ, मतलब जहाँ पे पर्यावरण कर रहे हैं, जहाँ पे एयर नहीं है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो एयर भी बहुत ज़रूरी है, एयर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे कहीं पे अगर नहीं रहता तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, कब तक सिलेंडर लेंगे? कभी तो कभी ख़त्म होगा सिलेंडर। तो वायु नहीं है तो जनसंख्या वहाँ ग्रोथ नहीं करेगा, धीरे धीरे वहाँ की जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वायु भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी कारण है। आवास अगला है। आवास का मतलब कहीं अगर रहने का घर नहीं है, सब चीज़ है, रहने का घर नहीं है, तो वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा मतलब टिकेगी नहीं। वहाँ से भी लोग पलायन करके जाएंगे, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, यहाँ रहने का, ठंडी के दिन में सिकुड़ने लगेंगे, गर्मी में बड़े सूर्य के रोशनी को नहीं झेल पाएंगे, उसमें भी लोग मरेंगे। जहाँ आवास नहीं है तो क्या होगा? ठंडी से मर जाएंगे, गर्मी से मर जाएंगे, बारिश में भीग के कहीं हो जाएंगे, डूब जाएंगे बारिश में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है, भोजन, ऊर्जा, वायु, आवास, ठीक है। आप लोग लाइक करते रहिएगा, बीच बीच में हम आपको याद दिला दे रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। हमारा भी पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगला सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता मिले, ये मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। जनसंख्या वृद्धि का भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमि आ गया, जनसंख्या वृद्धि में उस पर भी, भूमि पर भी प्रभाव पड़ेगा, या भी खराबी पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनसंख्या चाहे जितनी भी बढ़ जाए, भूमि बढ़ेगा क्या? 1 इंच भी भूमि बढ़ नहीं सकता। अगर भारत का क्षेत्रफल जितना है उतना ही रहेगा, चाहे 10 साल पहले देखिए चाहे 10 साल बाद देखिए, फिक्स रहता है भूमि। तो भूमि फिक्स है। पहले मान लीजिए 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो उसी भूमि पे 40 करोड़ के लिए अनाज पैदावार करना था। अब क्या है, 140 करोड़ हो गया, भूमि तो उतना ही है, उसमें क्या है? अब उसमें कहीं ना कहीं उसमें आप रासायनिक छिड़काव करेंगे, उर्वरक डालेंगे, उर्वरक डालने से कीटनाशक वगैरह डालेंगे, कहीं ना कहीं वो खाने में फिर शरीर के अंदर आएगा, नुकसान करेगा। तो इस पर भी, भूमि पे भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। भूमि कम है, फिर आवास के लिए भी दिक्कत होगी, भूमि पर ही आवास बनेगा ना, तो आवास के लिए भी दिक्कत है, ठीक है। तो जनसंख्या, भूमि सीमित है, जिससे जनसंख्या वृद्धि से सीधा प्रभाव उसके उपयोग पर पड़ेगा, ठीक है। पहले एक लोग के पास कई बीघा ज़मीन होता था, अब क्या है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज़मीन कम हो जा रहा है कि लोग अपना पलायन कर रहे हैं, अरे हटाओ इस ज़मीन से क्या हो गुजारा। तो ये सब चीज़ें प्रभाव डालती है जनसंख्या वृद्धि का भूमि पर भी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से खनिज पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनिज पदार्थ मतलब जो ज़मीन के अंदर जो भी पदार्थ हम लोग को मिलते हैं, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, या कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर भी देखिए, वो भी तो सीमित है ना, कोयला जितना है उतना है। कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसका भी प्रभाव यही है कि सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जो कोयला 10 साल चलना था, वो अगर जनसंख्या दुगनी हो गई तो 5 साल में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिससे जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव खनिज पदार्थों पर पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा पर भी एक लाइन में हम बता दिए कि जनसंख्या वृद्धि हर चीज़ पे कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगा। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है, 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, जनसंख्या बढ़ने से मान लीजिए एक शिक्षक पे 100 विद्यार्थी हो गए, फिर पढ़ा पाएगा? अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। जो चीज़ें, जो क्वालिटी 10 बच्चों में दे रहा था, वो क्वालिटी अब 100 बच्चों पे नहीं दे पाएगा। तो जो टीचर और छात्र का रेशियो है, जनसंख्या वृद्धि से बढ़ जाएगा, और बढ़ने से ये तकलीफ आ जाएगी, और बच्चों को शिक्षा उतना नहीं मिल पाएगी जितना कम स्ट्रेंथ रहने पे मिल जाती है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या शिक्षा के विकास में बाधक है, ठीक है। तो
ऑप्शन में कुछ दूसरे पैसे भी तरीके से रहे, बस आप ये समझ लीजिए कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो शिक्षा में कहीं ना कहीं उसमें कटौती नुकसान होगा। तो आप ऑप्शन पढ़ के भी आंसर ढूंढ सकते हैं। और केवल इसी के लिए नहीं, जो भी जनसंख्या वृद्धि से जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको पढ़ के आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि हाँ कैसे भी इसमें नुकसान हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से। बस एक जगह नुकसान नहीं होगा, कहाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ तो जनसंख्या ही चाहिए, जितने लोग रहेंगे उतना ही आपका नेटवर्क बनेगा, उतना ही कमाएंगे, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, जनसंख्या वृद्धि का वो अलग चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जनसंख्या ही ढूंढते हैं कि जितना ज़्यादा लोग रहेंगे, जितने ज़्यादा उनके चेन में लोग जुड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा उनका प्रॉफिट होगा। उससे आप तुलना मत करिएगा, ठीक है, वो दूसरा चीज़ है। और जिसका जितना ज़्यादा जनसंख्या है उतना ही ज़्यादा सैनिक होगा, उतना ही ज़्यादा बॉर्डर पे लोग जाके लड़ाई कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा है लेकिन ज़्यादा नुकसान है, ठीक है, नुकसान ज़्यादा है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर आराम से उसमें से छांट सकते हैं उसके ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के शिक्षा संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए जनसंख्या से शिक्षा पर क्या क्या समस्याएं हो रहा है। अब देखिए शिक्षा पर क्या है, तो जनसंख्या शिक्षा के प्रति भ्रामक धारणा। जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या शिक्षा मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैसे बुक का नाम है जनसंख्या एवं पर्यावरण, तो पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और जनसंख्या के भी बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या शिक्षा जो है ना, लोगों के मन में भ्रामक धारणा है। क्या भ्रामक है कि जनसंख्या का मतलब होता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन सरकार अगर अच्छे से पालन कराए तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। अरे वो नहीं बढ़ना अलग चीज़ है, परिवार नियोजन अलग चीज़ है। जनसंख्या बढ़ने से और क्या क्या नुकसान है, जैसे शिक्षा नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा सभी को नहीं मिल पाएगा, स्वास्थ्य सबको नहीं मिल पाएगा, ये सब नुकसान है। तो ये सब भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। नहीं बताएंगे तो वो लोग कैसे जान पाएंगे कि भाई ज़्यादा जनसंख्या नुकसानदायक है। परिवार नियोजन से इसका तुलना मत करिए। परिवार नियोजन तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन उसके प्रति जो भ्रामक धारणा है कि भाई उसके परिवार नियोजन कर देंगे जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा, तो जनसंख्या तो कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जनसंख्या बढ़ा है तो उससे उसके अलावा और क्या क्या प्रभाव है। भाई जनसंख्या बढ़ने से क्या आवास का प्रभाव हो सकता है, आवास कम होगा, भूमि का दिक्कत है, भूमि में अनाज नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ है, यही 500 करोड़ जनसंख्या हो जाएगा तो उतना ही भूमि में कैसे सब लोग खा पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा में पाठ्य पुस्तक में ऐसा होना चाहिए ताकि उनके दिमाग में शुरू से ही बना रहे कि हाँ भाई जनसंख्या बढ़ना एक कुप्रभाव है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। कुप्रभाव मीन्स कु का मतलब जहाँ कहीं भी कु लग गया समझ जाइए कि वो उसका खराब चीज़ है। जैसे ये सुपुत्र अच्छा, सु लग गया तो अच्छा, कु लग गया तो खराब। कुपुत्र मतलब खराब बेटा, सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, तो वही है सु। तो कु ये क्या बता अभी, कु ये कुप्रभाव है, मतलब प्रभाव का खराब प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव। अभी एक चीज़ याद आ गया हमको, ये सु और कु से एक मतलब एक लोग थे, उनका नाम था कुंवर, ठीक है। तो उनके टीचर बताए कि जहाँ कु लगा रहता है वो खराब चीज़ों को डिनोट करता है, सु लगा होता है तो अच्छी चीज़ों को डिनोट करता है। तो उनके दिमाग में खटक गया, यार मेरे में तो कु लगा हुआ है, कुंवर, और सु लगना चाहिए, सु तो अच्छा है, सर तो बता रहे हैं। जैसे सुपुत्र और कुपुत्र एग्जाम्पल दिए तो कुपुत्र भाई खराब को माना जाता है, खराब बेटा, सुपुत्र अच्छा है। तो घर जाके तुरंत बोले कि मेरा नाम अब से कु हटाइए, कुंवर नहीं रहेगा, अब कु की जगह सु लगा दीजिए, ठीक है। तो वो अपना नाम चेंज करा लिए। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को समझिए कहाँ पे कु और कहाँ पे सु लगता है, ठीक है। एक ये मोटे तौर पे होता है कि कहीं पे अगर किसी को कु लगा दिए या अ लगा दिए, जैसे कहीं अ लगा देते हैं तो उसका उल्टा चीज़ बन जाता है, ठीक है ना, ज्ञात अज्ञात, तो ऐसे चीज़ें हैं। तो चीज़ों को समझ के ऐसा सोचिए नहीं कि आप भी अपना नाम बदलने चलिए उनकी तरह, तो ऐसा मत करिएगा। कुंवर नाम है तो ठीक है, कु के जाके अगर सु लग गया तो फिर और ख़राब नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है जनसंख्या, हाँ पहला बता दिए। दूसरा, जनसंख्या शिक्षा के शिक्षकों का अभाव। जनसंख्या शिक्षा के शिक्षकों का, जैसे शिक्षक जो है आजकल वही मैथ साइंस आर्ट इतिहास भूगोल नागरिक यही सब पढ़ लिए हैं और यही पढ़ा रहे हैं। जनसंख्या शिक्षा ना उनको मिला है ना वो किसी को दे पा रहे हैं, तो उन टाइप के शिक्षकों का भी अभाव है जो जनसंख्या शिक्षा दे सके। तो ये अभाव भी नहीं होना चाहिए, तभी तो जनसंख्या शिक्षा सभी को मिली रहेगी। तो जनसंख्या शिक्षा के बारे में सबको बताएंगे कि भाई जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। अगला है जनसंख्या शिक्षा संबंधी शोध का अभाव। शोध का मतलब होता है रिसर्च, मतलब जनसंख्या शिक्षा पे बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं कि जनसंख्या शिक्षा पे अच्छा क्या क्या अच्छा प्रभाव है, क्या क्या खराब प्रभाव है। बहुत कम लोग इस पर रिसर्च करें, तो इसमें रिसर्च करने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से बता सकें कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या और भी समस्याएं आ रही हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है।
अगला है जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम में स्थान। देखिए ये आपको बताए थे ना शुरू में, पाठ्यक्रम में भी जनसंख्या शिक्षा के बारे में होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर अभी से इस बारे में नहीं सोचे तो बाद में आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। अगला है जनसंख्या शिक्षा में मूल्यांकन के प्रति उदासीनता। मतलब इस जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका जो मूल्यांकन करके, भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो ये नुकसान हुआ, तो वो मूल्यांकन कोई करना चाहिए ना, कि मूल्यांकन करके हाँ भाई ये जनसंख्या बढ़ा तो ये चीज़ नुकसान हुआ, अगर जनसंख्या कम रहता तो ये चीज़ नहीं होता। तो इसके मूल्यांकन में एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव होना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कम जनसंख्या का क्या फ़ायदा है, तो बढ़े हुई जनसंख्या का क्या नुकसान है, और ये चीज़ों को बच्चों को बताना होगा, दिखाना होगा, सबके सामने आना चाहिए। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 23 है, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेम एक ही हथियार आपको दे दिए जो सब जगह लगा सकते हैं। जनसंख्या का हथियार यही है कि कहीं भी है तो निगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमेशा नुकसान ही नुकसान देगी। ठीक है। तो क्या है नुकसान? जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर नुकसान है, पर्यावरण की पवित्रता को नष्ट करेगा, मतलब पर्यावरण जो शुद्ध वातावरण है उसको अशुद्ध कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है। प्रदूषण क्या, अशुद्ध ही मिल रहा है उसमें। जितना ही ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा गंदगी करेंगे, उतना ही ज़्यादा सब चीज़ करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा पर्यावरण की पवित्रता नष्ट होगी, प्रदूषित होगा। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 24, विशेषज्ञों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के कितने कारण हैं। कि विशेषज्ञों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला जनसंख्या वृद्धि, जो कि आपको अभी पूरा आधा वीडियो जनसंख्या पे, आधा क्या पूरा एक चैप्टर जनसंख्या का है, थोड़ा सा पोषण तत्व का आ गया था। ठीक है। और दूसरा है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण से भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ऐसा नहीं है जनसंख्या से हो रहा है, औद्योगिकीकरण से उसका जो धुआं निकल रहा है, डस्ट निकल रहा है, उसका वेस्टेज निकल रहा है, लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, गैस के फॉर्म में वेस्टेज निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है। तो इसके 2 मुख्य कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण। किसका 2 मुख्य कारण? पर्यावरण प्रदूषण के 2 मुख्य कारण। ठीक है। तो होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर कहीं कोई डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप उसको तुरंत से तुरंत देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर सकें। ठीक है। तो आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।